Hello students and welcome back to YouTube channel of toppercbse.com. Today we are going to start our lecture number 6. इससे पहले जितने भी लेक्चर्स थे उसमें हमने अपने चैप्टर फर्स्ट के इलेक्ट्रिक चार्ज के कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ा। आज हम अपना नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है और एक सिंगल चार्ज किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाने के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो जैसा कि आपको पता है हर लेक्चर में स्टार्टिंग में हम अपना माइंड मैप जरूर देखते हैं, और आज वैसे भी अपना नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है तो हमें पता होना चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके सामने क्विक माइंड मैप है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सब कुछ दिए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिंगल चार्ज किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, कैसे मल्टीपल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता किस चीज़ का से बना है, इलेक्ट्रिक लाइन से। इसके बाद हम डाइपोल का देखेंगे, डाइपोल को फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आएगी गॉस थ्योरम, और उस गॉस थ्योरम का यूज़ करते हुए इन सब अपनी बॉडीज़ के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जैसे में होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट सीट, इस तरह की हम देखेंगे बॉडीज़ होगी जिनको हम चार्ज किए होंगे और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो इस पे ज़्यादा टाइम हम स्पेंड नहीं करते। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट में हम ये पहले 2 पॉइंट है इनको हम कवर करेंगे। हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फिर हम देखेंगे किस तरह से एक सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और किस तरह से मल्टीपल चार्जेज इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले मैं आपको एक मज़ेदार जोक सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक आदमी इतना आलसी था कि गांव के सब लोग उससे परेशान थे, तो वो उसे बोलना भी नहीं चाहते थे। तो वो आलसी इंसान पेड़ के नीचे लेटा हुआ और अपने मुंह को पेड़ की तरफ खोल के लेट रहा था, और जो पेड़ था वो था बेरी का पेड़, यानी कि जिसके बेर लगते हैं। तो काफ़ी टाइम निकल गया, वो ऐसे लेटा रहा। सभी गांव वाले जानते थे कि वो तो आलसी आदमी है। तो बाय चांस क्या होता है कि एक अजनबी आता है गांव के अंदर, वो उसी पेड़ के पास से जाता है, तो वो ये देखता है कि इस इंसान ने मुंह क्यों खोल रखा है ऊपर की तरफ। तो वो सोचता है कहीं ये मरा तो नहीं गया है। तो उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि भाई साहब क्या दिक्कत हुई आपके, कोई दिक्कत है तो बताइए। वो कहता है नहीं भाई साहब दिक्कत कोई नहीं है, मैं सुबह से लेटा हुआ हूँ और मैं वेट करने लग रहा हूँ कि कब कोई बेर टूटे और मेरे मुंह में आके गिर जाए। हालांकि काफ़ी सारे बेर ऐसे थे जो उसके आसपास में गिरे हुए थे, उनको खा भी सकता था, पर वो आलसी ज़्यादा था। उस इंसान ने देखा कि बंदा तो ये आलसी लग रहा है, बट फिर भी उसने क्या किया, चलो पूछ लिया। तो वो क्या करता है, साइड से बेर उठाता है और उसके मुँह में डाल देता है, और वो कहता है अब खा ले, और वो बेर डालने के बाद चलने लग जाता है। तो जैसे ही वो जाता है तो जो आलसी आदमी है उसको पीछे से आवाज़ लगाता है, बोला भाई साहब इधर आइए। वो कहता है हाँ बताइए क्या दिक्कत हुई। बोला अब आपने बेर डाल तो दिया मेरे मुंह से, तो अभी मेरे मुंह में जो गुठली है उसको बाहर कौन निकालेगा। तो उस इंसान को पता लगा, और इतना ही आलसी इंसान की अपने मुंह से गुठली को बाहर नहीं फेंक सकता। तो ऐसे आलसी इंसान के आसपास का जो फील्ड होता है उसे हम बोल सकते हैं लेजीनेस फील्ड, यानी कि वो जहाँ भी जाएगा वो अपने आसपास में क्या करेगा, अपना लेजीनेस का इफेक्ट डालेगा। इसी तरह से आपको पता है काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, और आपने सुना भी है कि आपको आपके पेरेंट्स ने कभी न कभी ज़रूर बोला होगा कि अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों के साथ बैठा करो। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर अच्छे इंसान हो या फिर अच्छा इंसान न हो, हर किसी के चारों तरफ एक फील्ड होता है, जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव फील्ड बोल सकते हैं, जहाँ पर वो अपना असर डालता है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग होता है कि चार्ज के आसपास का जो स्पेस है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि चार्जेस एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं। तो वो एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे कितने स्पेस की कितनी जगह तक वो दूसरे चार्ज के ऊपर अपना इफेक्ट डाल सकता है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यानी कि स्पेस अराउंड ए चार्ज्ड बॉडी वेयर इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि उसके चारों तरफ का स्पेस जिसके अंदर किसी दूसरे चार्ज को अगर रख दिया जाए तो वो पहले वाला जो चार्ज उस पर फोर्स जरूर लगाएगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो। अगर फोर्स नहीं लगने लग रही है, इसका मीनिंग ये है कि जो रखा हुआ चार्ज है वो चार्ज के फील्ड से बाहर है। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं। अब ये देखिए, इसके लिए हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर हमने चार्जेस को दोबारा से रीडिफाइन किया है, इनके नाम को कैसे,
जिस चार्ज का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होता है उसे हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। और किसी चार्ज को उसके फील्ड में रख के देखेंगे कि उस पर कितनी फोर्स लगा सकता है सोर्स चार्ज, उस रखे हुए चार्ज को हम क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। नाम से पता लग रहा है ऐसा चार्ज जो यूज किया गया है फोर्स की वैल्यू को चेक करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। अब देखो टेस्ट चार्ज जो है वो स्मॉल लेना चाहिए, और सोर्स चार्ज है वो हमेशा जो भी है नॉर्मली जैसा भी है वो लेना चाहिए, पर टेस्ट चार्ज जो है वो हमेशा कम से कम साइज का लेना चाहिए। कम से कम साइज का मीनिंग क्या है, देखो यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है क्यू नोट, ये क्यू नोट जो है वो टेस्ट चार्ज है, ये एरो लगाया हुआ है 0, यानी कि लिमिट क्यू नोट टेंड्स टू 0, यानी कि क्यू नोट की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, जैसे 0.001 इस तरह से। इतना छोटा चार्ज लेने के पीछे रीजन क्या है, तो देखिए जिस चार्ज का हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं, अगर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट चार्ज कैंसिल करेगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि सोर्स चार्ज कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने लग रहा है। तो इसलिए टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल ना करे, उसके इफेक्ट को अपोज ना करे, इसलिए हमें टेस्ट चार्ज कैसा लेना चाहिए, कम से कम साइज का। इससे हमें ये पता लगेगा कि सोर्स चार्ज जो है इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने लग रहा है। अगर टेस्ट चार्ज बड़ा होगा तो बीच में किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करेंगे तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज लगा रहा था उससे कम हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टेस्ट चार्ज का उसको अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पॉइंट पे सोर्स चार्ज का इफेक्ट कम होने लग रहा है। तो इसलिए टेस्ट चार्ज हमेशा कैसे लेते हैं, कम से कम साइज का। अब इसका मीनिंग क्या देखो, अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर वर्ड आया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बोल दो या स्ट्रेंथ बोल दो, इसका मीनिंग एक ही है कि कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको मैथमेटिकली हम फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, सोर्स चार्ज के नज़दीक रखेंगे टेस्ट चार्ज को। अब ये देखो जैसे ही आपने टेस्ट चार्ज रखा तो क्या होगा, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो कितनी फोर्स से रिपेल करेगा, वो रिपेल करेगा उसको F फोर्स से। तो ये जितनी जो फोर्स इसने लगाई है उसको डिवाइड करते हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। और यहाँ कंडीशन आपने देखी, लिमिट क्यू नोट अप्रोच टू 0, यानी कि क्यू नोट की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। ऐसे केस में जो वैल्यू निकलती है यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज जो लगने लग रही है उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग हुए, क्योंकि आपको पता है जितना टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के नज़दीक होगा फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जितना दूर जाएगा उतनी फोर्स की वैल्यू कम होगी, क्योंकि आपने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा है कि जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो इनवर्सली डिपेंड करती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे। तो फोर्स की वैल्यू अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग अलग होगी, तो वैसी बात है ई की वैल्यू भी अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग मिलेगी। जितना नज़दीक होंगे हम सोर्स चार्ज के, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना हम दूर चलते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होता जाएगा। और ऐसे करते करते हम ऐसे पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑलमोस्ट 0 माना जा सकता है। तो इतनी दूरी का जो स्पेस बनेगा सोर्स चार्ज को सेंटर में मानते हुए, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग होती है। इसलिए किसी पॉइंट पर एट ए पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे, इज डिफाइन एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो आपने हमेशा पॉजिटिव लेना है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेक करनी है उसी पॉइंट पे आपने क्या रखना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखना है, टेस्ट चार्ज को रखना है, और उस पर फोर्स की वैल्यू को चेक करना है। जितनी फोर्स लगेगी वही क्या रिप्रेजेंट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। अब यूनिट की बात करें तो वैसी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू वो किस तरह से आई है, F बाई क्यू नोट आई है। F की यूनिट होती है वो न्यूटन, और कूलम जो होती है वो आपकी चार्ज की यूनिट होती है। इस तरह से बन जाता है न्यूटन पर कूलम। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालने के लिए टॉपिक पहला। तो ये देखिए आपके पास में ये है आपका सोर्स चार्ज, और सामने रखा है टेस्ट चार्ज, इसकी वैल्यू क्या मानी है आपने, क्यू नोट मानी है। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो कुछ इस तरफ लगेगा, जिस तरफ फोर्स लगती है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब ये देखिए कि इन दोनों के बीच में जो गैप है, इन दोनों के बीच में गैप को हम आर मान लेते हैं। आर इज द गैप बिटवीन द चार्जेस, जो चार्जेस उन दोनों के बीच में गैप आर माना आपने। आर गैप मानेंगे तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, कूलॉम्स लॉ से आपने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने, के स्मॉल के क्यू इंटू क्यू नोट डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अभी आपने फॉर्मूला क्या देखा था कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि जो टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे। तो इस क्यू नोट को आप इधर लाओगे
इस क्यू नोट को आपने इधर मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में ले आए, तो उस केस में आपका क्या आ जाएगा, एफ बाई क्यू नोट, इधर क्या रह जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वेयर। तो इसी वैल्यू को हमने क्या बोलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना है। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। इसको सिंपली हम इस तरह से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू, इस के की वैल्यू पुट कर देते हैं, के की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। तो देखा आपने इस फॉर्मूले में कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है, बिल्कुल आसान तरीके से। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें उसके फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते टाइम हमेशा सोर्स चार्ज को रखा जाता है, टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। इसलिए हम देखेंगे आगे वाले आने वाले पॉइंट में हम क्यू नोट को शो ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले के अंदर क्यू नोट कहीं आया ही नहीं है। तो ई की वैल्यू क्या आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वेयर। तो ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आपने क्या देखा, इस फॉर्मूले से आपने एक बात देखी होगी कि ई की जो वैल्यू है वो इनवर्सली डिपेंड करती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे, यानी कि जैसे जैसे टेस्ट चार्ज को दूर करते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस पर कम लगेगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से इसको हम शो कर सकते हैं, दिस इज द पैराबोलिक नेचर ऑफ द ग्राफ। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई की वैल्यू, यहाँ पर है आर की वैल्यू, तो ग्राफ जो आएगा कुछ इस तरह से पैराबोलिक नेचर का आएगा। ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। अब ये तो था आपका, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, आपने ये वाला देखा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वैसी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए अपने को। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये देखो, ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है आपका। इस कार्टेशियन सिस्टम में हमने क्या किया, सोर्स चार्ज जो क्यू है उसको हमने ओरिजिन पे रखा है, और इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो वैसी बात है पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है वो रेडियली आउटवर्ड लगता है कुछ इस तरह से। तो ये देखिए, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला, ये हमने ई मान लिया। और इन दोनों के बीच में जो गैप है यहां से लेकर यहां तक, इसको हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। अब ये देखिए, हमने इस आर को इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट किया है। आप जानते भी हो कि किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे ड्रा किया जाता है, ओरिजिन और उस पॉइंट को मिला देते हैं, और एरो किस तरफ होता है, पॉइंट की तरफ डायरेक्ट करता है। तो इस तरह से जो पॉइंट आपका है उस तरफ एरो आपका होना चाहिए, तो ये आर बन जाता है अपना पोजिशन वेक्टर। अब ये देखिए, पहले वाले फॉर्मूले आपने क्या देखा कि ई की जो वैल्यू थी वो क्या आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको पता है कि किसी भी वेक्टर के अंदर उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर ए को मैं वेक्टर मानता हूं तो आपने क्लास 11 में पढ़ा कि वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये देखिए, ये वाला तो क्या है, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, और ये वाला पार्ट क्या है, यूनिट वेक्टर। ये तो होता है मैग्नीट्यूड और इधर वाला पार्ट होता है ये यूनिट वेक्टर। अब आपके पास जितना भी टॉपिक अभी लिखा पड़ा आपके सामने, ई की वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये सिर्फ इतना पार्ट जो है ये मैग्नीट्यूड का काम करने लग रहा है, क्योंकि इसमें हमने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं किया है। इस मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाने के लिए ऑब्वियसली बात हमें यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ई आपका है, ई जो है, ई पे एरो लगा देते हैं। ई पे एरो लगाने के बाद में ये बन जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। अब ये देखो, जैसे ही आपने ई पर वेक्टर लगाया तो आपको यहाँ यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। अब आप बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कोई वेक्टर है नहीं है, ना ही चार्ज वेक्टर होता है, क्योंकि चार्ज तो स्केलर होता है। तो वेक्टर किसको रिप्रेजेंट किया आपने, आर को रिप्रेजेंट किया है। और आर को भी आपको मैंने बताया कि आर को हम क्या लिखते हैं, आर मॉडुलस इनटू आर यूनिट वेक्टर। तो यहां से अगर यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकाली जाए तो ये आ जाती है आर मॉडुलस, आर वेक्टर बाई आर मॉडुलस। इसको मॉडुलस को सिंपली आर लिख दिया मैंने। तो हम क्या करते हैं, इस पार्ट को मैग्नीट्यूड माना हुआ है आपने, मैग्नीट्यूड होता है, इसके साथ हम यूनिट वेक्टर लगा देते हैं और यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं। बताओ यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। यूनिट वेक्टर क्या ले सकते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मॉडुलस। तो वेक्टर आपका कितना है, आर डिवाइडेड बाई इट्स मॉडुलस आर। तो ये देखो,
आर स्क्वेयर इंटू आर, ये क्या बन जाएगा आर क्यूब। तो ये अपने पास फॉर्मूला बन चुका है 1/4πε0 क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें बात ध्यान आपने क्या रखनी है कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही डायरेक्शन इस आर वेक्टर की होनी चाहिए, यानी कि आर वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोथ हैव सेम डायरेक्शन, ये आपने ध्यान रखना है। इसीलिए दोनों पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव है। इसी पॉइंट को हम अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द चार्जेस, यानी कि सिस्टम ऑफ चार्जेस लेके चलेंगे। तो आपके पास ये एक सिस्टम है जिसमें काफ़ी सारे चार्ज है, जैसे एग्जांपल के तौर पे Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Qn चार्ज है। अब ये देखो यहाँ पर ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है। Q1 चार्ज को आपने रखा है R1 पोजिशन वेक्टर के साथ, Q2 को रखा है आपने R2 पे। इस तरह से nवां चार्ज, nth चार्ज, क्योंकि हमें पता नहीं कितने चार्ज है, हम n चार्ज लेके चलते हैं। तो ये Qn जो है उसका जो पोजिशन वेक्टर है वो हमने मान लिया Rn वेक्टर। दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द Qn। और ये वाला जो चार्ज है इसको हमने Q0 मानते हैं, पर इसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, इसलिए इसको पॉइंट बोल देते हैं सिंपली हम। इस पॉइंट का जो पोजिशन वेक्टर इसको हमने क्या माना है R0। अब आप 1 बाय 1 चेक करो कि कौन सा चार्ज इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है और किस तरफ लगा रहा है। तो Q1 से स्टार्ट करेंगे, इस तरह सभी को हम चेक करते हैं। जैसे देखते हैं Q1 के लिए, Q1 वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा कुछ इस तरह से लगाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी E1। अब इस E1 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो वैसी बात है, देखो लास्ट टॉपिक में आपने क्या देखा था कि E1 के लिए हमें क्या चाहिए, पोजिशन वेक्टर चाहिए, ये वाला वेक्टर चाहिए आपको, ये वाला। इस वाले वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो वेक्टर आपका बनेगा, ये जो वेक्टर आपका बनता है इसको हम क्या बोलते हैं। देखो आपको मैंने फोर्स वाला जो आपने कॉन्सेप्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला, उसमें भी समझाया था कि इस वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है इसका हेड जहाँ पर पॉइंट करता है, यानी कि R0 की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो R0 और जहाँ से इसका टेल स्टार्ट हो यानी कि R1 से, तो ये जो वेक्टर है ये वाला होता है R0 माइनस R1। इस तरह से हम देखते हैं आगे नेक्स्ट Q2 के लिए। Q2 वाला फोर्स अप्लाई करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे E2 बोल देंगे। और ये जो बनेगा आपका, ये वाला जो वेक्टर बनेगा, दोनों चार्जेस के बीच का जो गैप बनेगा वो बनेगा आपका R0 माइनस R2। इस तरह से देखते हैं थर्ड चार्ज यानी कि लास्ट चार्ज अपना Qn चार्ज, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसको मान लिया En। और ये जो वेक्टर बनेगा आपका, ये वाला जो पोजिशन वेक्टर बनेगा दोनों पॉइंट और चार्ज के बीच को जो रिप्रेजेंट करता है वो बनेगा R0 माइनस Rn। तो इस तरह से आपने इन सबके वेक्टर भी नोट कर लिए। अब आपने क्या करना है, आपने लास्ट में जो फॉर्मूला पढ़ा था उसको एक बार रीराइट करना है और उसको फिर वापस अप्लाई कर देना है। जैसे आपने पढ़ा था एज ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 1/4πε0 Q बाय R क्यूब इंटू R वेक्टर। इसी फॉर्मूले को आपने E1, E2 और En के लिए अप्लाई कर देना है, जैसे कि हम अप्लाई करते हैं 1 बाय 1। तो देखो अब यहाँ देखो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसकी जो नेट वैल्यू होगी, जो नेट वैल्यू काम करेगी, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हम मान लेते हैं कुछ इस तरह बनने लग रहा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैंने ई नेट बोल दिया। इस ई नेट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, तो वैसी बात हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वेक्टर को ऐड करने के लिए हम क्या, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी आपने रिजल्टेंट निकालना होता है वेक्टर का, तो उस पर जितने भी वेक्टर एक्ट करते हैं उन सब का वेक्टर सम कर देते हैं, यानी कि E1 प्लस E2 प्लस इस तरह से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर हैं उन सबको हमने ऐड कर दिया। अब E1 E2 प्लस En सब की वैल्यू पुट करते हैं ई नेट को निकालने के लिए। ई नेट आपका ये वाला है, ये वाला ई नेट है, ठीक है। तो आपने क्या किया, E1 की वैल्यू पुट करनी है, तो E1 की वैल्यू पुट करते हैं। देखो इसको मैं 1/4πε0 लिखने के बजाय एक बार K लिख लेता हूँ ताकि बार बार इतना बड़ा लिखना ना पड़े अपने को। तो यहाँ आ जाएगा K E1 किसकी वजह से है, Q1 की वजह से। तो E1 इंटू Q1 बाय दोनों के बीच का गैप का क्यूब, देखो R क्यूब है ना यहाँ, तो इन दोनों के बीच में गैप का क्यूब कितना होगा, R0 R1 मॉडुलस का क्यूब इंटू वेक्टर ये वाला कौन सा वेक्टर है, ये R0 R1 वेक्टर। इस तरह से आपने क्या करना है,
E2 को चेक करना है। E2 के लिए क्या करेंगे, वापस वैसे ही K Q2 डिवाइडेड बाय, देखो सेकंड वाला केस ये वाला Q2 के लिए दोनों के बीच में वेक्टर कौन सा है, R0 माइनस R2। तो यहाँ क्या लिखा आपने, R0 माइनस R2, दोनों वेक्टर का ये जो वेक्टर है इसका मॉडुलस का क्यूब और इनटू में वेक्टर यानी कि R0 माइनस R2। इस तरह से आपने क्या करना है, प्लस EN के लिए करना है। तो इस तरह से सबको जोड़ेंगे, प्लस इस तरह से जोड़ते जाएंगे। EN वाले को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, EN वाला यानी कि Q1 के लिए। तो क्या आएगा, K Q1 डिवाइडेड बाय, दोनों के बीच में वेक्टर कितना है, R0 RN, उसका मॉडुलस का क्यूब और R0 RN वेक्टर। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह से आप E1 E2 EN की वैल्यू रखते हैं और उनको ऐड करते हैं। अब आपने क्या देखना है, आपने जो कॉमन हो सकता है वो कॉमन ले लेना है। तो कॉमन इसमें क्या हो सकता है, K हो सकता है सिर्फ, तो K को कॉमन लेंगे हम। K को कॉमन लेने के बाद में, K को आपने कॉमन लिया, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा Q1। वापस इतना ही लिखना पड़ेगा, लिखेंगे आपके लिए, आपको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हम लेक्चर बनाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। इस तरह से Q2 R0 R2 थोड़ा सा इसमें लिखना ज़्यादा पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है। इस तरह से करते गए QN, इसको मैं यहीं लिखता हूँ, प्लस यहाँ लिखता हूँ QN R0 माइनस RN क्यूब और R0 RN ही वेक्टर। तो ये देखा आपने, इस तरह से और भी कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ K की वैल्यू कॉमन लिया आपने। अब देखो क्या करते हैं, इस K की वैल्यू वापस पुट करते हैं। K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। फाइनल टच दे रहे हैं, देखो जहां पर भी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे देखो यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, आगे Q3 आएगा, इस तरह से करते करते QN पे आ जाएंगे। यहाँ देखो R1 है, ये वाला R2 है, ये वाला RN है। तो जहां पर नंबर चेंज होते हैं वहां उनकी जगह हम I मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मैंने मान लिया QI बाय R0 RI, ये वेक्टर है, इसका मॉडुलस, और R0 RI वेक्टर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये होता है कि I की वैल्यू स्टार्ट करेंगे 1 से और कहाँ तक चले जाएंगे, N तक। जैसे I की वैल्यू 1 पुट करेंगे, पहली टर्म आ जाएगी। I की वैल्यू 2 पुट करेंगे, सेकंड टर्म आ जाएगी। I की वैल्यू 3 पुट करेंगे, थर्ड टर्म आ जाएगी। इस तरह से I की वैल्यू N पुट करेंगे तो nth टर्म आ जाएगी। अब इन सब का सम भी करना है, टर्म तो आपकी आ जाएगी। सम कैसे करते हैं, तो इसका मीनिंग ये है कि 1 बाय 1 टर्म निकालते जाओ और सबका सम करते जाओ। तो सबका सम करना है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिंबल को लगाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिग्मा। और सिग्मा के साथ हम लिख देंगे कि ये जो आई आपका है, ये आई स्टार्ट होता है 1 से और कहाँ तक जाता है, n तक। अगर ये तीन ही चार्ज होते Q1 Q2 Q3 तो आई की वैल्यू जाती है आपकी 1 से स्टार्ट होकर 3 तक। पर क्योंकि आपने n चार्जेस मानने हैं तो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है और n तक ले जानी है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। तो सिंपल सा था, लॉजिक समझ में आना चाहिए आपके। लॉजिक आपको क्लियर होगा तो फिजिक्स में आप कभी भी कोई भी दिक्कत महसूस नहीं करोगे। अब हम देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट बूस्टर नंबर 8, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकली सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी चार्ज की चारों तरफ, जैसे ये चार्ज माना मैंने, इसके चारों तरफ किसी भी पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। और आपको ये भी पता है जैसे जैसे पॉइंट की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। तो हर पॉइंट के लिए एक अलग वेक्टर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे स्पेस को जिसमें हर पॉइंट एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने लग रहा है, तो वो एग्जांपल बन जाता है वेक्टर फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर फील्ड, क्योंकि ये पूरे स्पेस के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में क्या आता है कि फिजिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दो चार्जेस के बीच में फोर्स एक्सर्ट करने के लिए एक रोल प्ले करता है। यानी कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फील्ड फोर्स तभी लगाता है जब दोनों चार्जेस के फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है,
अगर इन दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक आ चुका है और दूसरे वाले को इतना नज़दीक लिया है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे वाले पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के को इंटरफेयर करता है, तो जब दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी, उसी केस में दोनों के बीच में फोर्स लगेगी। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करता है, उसकी इंटेंसिटी मेजर करती है कितनी फोर्स लगने लग रही है बाय द सोर्स चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज। तो ये था आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर क्या होने वाला है। आज का जो लेक्चर है उसमें आपने पढ़ा कि व्हाट इज द फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज, और किस तरह से सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को प्रोसीड करेंगे और इनमें हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स, हम देखेंगे किस तरह से न्यूमेरिकल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। तो टॉपिक अपना यही रहेगा और टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स कवर किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।